नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के नाम से विज्ञापित थी और उसमें इस प्रतियोगी परीक्षा के तहत आज जो है हिंदी विषय की परीक्षा हुई 5 अगस्त 2020 को और ये परीक्षा संपन्न हुई 9 से 12 बजे तक। मित्रों, मैं आपके सम्मुख आज की परीक्षा में जो हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे गए, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे गए, साथ ही शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न थे उनको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस कक्षा को अंत तक सुने। विद्यार्थियों, इस उत्तरमाला को तैयार करने में ज्ञान वितान प्रकाशन अजमेर का बहुत ही अद्वितीय सहयोग मुझे मिला। देखिए, 2 पुस्तकें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कोई भी शिक्षक जब अपनी साधना के साथ जब कोई काम करता है और वो फलित होता है तो उसके लिए वह आनंद का पल होता है। मित्रों, ये एक पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का अद्यतन इतिहास, जो कि डॉक्टर विमलेश शर्मा और डॉक्टर KR महिया द्वारा लिखित है। दूसरी पुस्तक हिंदी वृहद व्याकरण कोश, इसके बारे में आपको चर्चा कर चुका हूं। ये हिंदी वृहद व्याकरण कोश ज्ञान वितान प्रकाशन से ही प्रकाशित है। और मित्रों, आज का जो ये उत्तरमाला जो मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं, उसमें ज्ञान वितान प्रकाशन के साथ ही डॉक्टर SD मिश्रा, डॉक्टर विमलेश जी और कई अन्य मित्रों का मुझे सहयोग मिला। मैं उनका आभारी हूं। मित्रों, ये जो व्याख्यान अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये व्याख्यान न केवल आज जिन बच्चों ने परीक्षा दी है, जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, उनके लिए उपयोगी होगा, अपितु ऐसे सभी विद्यार्थी जो हिंदी विषय को आधार बना करके प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या नेट इत्यादि परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। मैं प्रयास करूंगा आपके सम्मुख कि आपको ये जो मैं बोलूं वो यथार्थ रूप से आपके मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाए। विद्यार्थियों, इसकी संपूर्ण उत्तरमाला जो इन पुस्तकों में पूछे गए जो पृष्ठ संख्या कहां से यह प्रश्न आया है, ये संपूर्ण PDF आपको मैया पाठशाला के जो YouTube चैनल जिसमें आप सुन रहे हैं उसके आप अबाउट में जाएं और वहां जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। मैं आपको वहां ये संपूर्ण उत्तरमाला 150 प्रश्न जो है उसकी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। मैंने आपसे लाइब्रेरी विज्ञान का जब प्रश्न हुआ था, लाइब्रेरी का जब प्रश्न पत्र हुआ था परसों, तब भी मैंने आपसे ये वादा किया था और मैंने आपको संपूर्ण प्रश्न पत्रों की एक प्रामाणिक यथार्थ की जो थी वो मैंने उपलब्ध कराई। चलिए मैं शुरू करता हूं। इस परीक्षा में जो आज प्रश्न पूछे गए, मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके साथ ही उसका कौन सा सही उत्तर है वह मैं आपको बताने वाला हूं। पहला प्रश्न आया है, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। यह प्रश्न जिन अभ्यर्थियों ने दिया है उन सभी अभ्यर्थियों ने एक बात को भली भांति महसूस किया होगा कि इसमें इस प्रश्न पत्र की जो भाषा है उसमें सबसे ज्यादा शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तो असंगत, और इन चारों में से कौन सा नहीं है। और किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तब इन दोनों चीजों पर हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क में एक ही सकारात्मक बात होती है, नकारात्मक भारतीय सोचते ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न पत्र हो आपको असंगत और नहीं है पर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं प्रश्न पत्र शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 था, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। इसका सही आंसर है 2, विकल्प संख्या 2, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन था, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों, बिहारी के विषय में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला यह है कि केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की है, बिहारी ने बिल्कुल करी है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने ही दिया है। काव्य के लिए सभी अपेक्षित विषयों का सामान्य ज्ञान बिहारी को था। हम जानते हैं बिहारी जो है वो कई कलाओं में निष्णात थे। और चौथा जो विकल्प है वो है मिश्र बंधु ने इन्हें देव से बड़ा कवि कहा है। मिश्र बंधु ने देव से बड़ा कवि माना है, सही नहीं है, पूछा है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो 4 होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। पहला जो विकल्प है उसका वह है रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। जो हिंदी का विद्यार्थी है वो ये जानता है कि रीतिकाल में जितने भी लक्षण ग्रंथ लिखे गए, हिंदी साहित्य में लक्षण ग्रंथों की परंपरा का प्रणयन शुरुआत जो है वो रीतिकाल से होता है। और रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए वह सभी के सभी लक्षण ग्रंथों की जो आधार भूमि है वो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे। लक्षण ग्रंथों का मतलब है काव्य के जितने भी लक्षण हैं, काव्य के जो हेतु है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, छंद है, रस है, जो काव्य के षड अंग है उनका विवेचन। और ये पहला ही ऑप्शन गलत है। इसमें आया है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। मुक्त नहीं है, पूरी तरह से उस पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, काव्य निर्णय, रामचंद्रिका, रस रहस्य और ललित ललाम। हम सभी जानते हैं कि रामचंद्रिका केशवदास की जो कृति है उसमें राम का चरित्र का वर्णन है, इसलिए यह लक्षण ग्रंथ नहीं है। कौन सा लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो रामचंद्रिका लक्षण ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 5, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? हिंदी भाषा में कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को माना जाता है, क्योंकि यह आचार्यत्व का प्रदर्शन और उनका जो कवित्व था वो बहुत दुर्लभ और बहुत प्रौढ़ था, इसलिए कठिन काव्य की रचना इन्होंने करी और केशवदास को यही कारण है कि कठिन काव्य का प्रेत मानते हैं। मित्रों क्वेश्चन संख्या 6 था, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न पत्र मैं पूरा आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा रहा हूं, मैया पाठशाला के आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख लें। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? पहला दिया है सिद्धांत सार और आगे लिखा है द्विजदेव, यही आपका सुमेलित नहीं है। मित्रों सिद्धांत सार जो है महाराजा जसवंत सिंह की कृति है, जबकि यहां पर द्विजदेव दिया है तो द्विजदेव की कृति नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है। काव्य विवेक के रचयिता या रचनाकार चिंतामणि है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास ने लिखा है और जगत विनोद पद्माकर ने लिखा है। क्वेश्चन संख्या 7, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो इसका सही विकल्प है 2, इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया था। ऐसा नहीं था, इसका मतलब ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भाषा भूषण। मित्रों भाषा भूषण जो है वो भूषण का ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन संख्या 9, द्विवेदी युग के विषय में, द्विवेदी युग एक हिंदी में एक स्वतंत्र युग है, उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए और इस ऑप्शन में एक ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वही इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है। इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर किया गया, यह गलत आंसर है। द्विवेदी युग का जो नामकरण था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो विशेष करके हम उसको कह सकते हैं कि वो इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। युग से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई लेना देना नहीं था। द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर किया गया। क्वेश्चन संख्या 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असंगत या असत्य कथन है। मैं इसका सही आंसर आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप इस प्रश्न को सुन लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है, ऐसा प्रश्न है और इसका सही आंसर है उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया। भारतेंदु ने ऐसा नहीं किया था, प्राचीन की उपेक्षा नहीं करी उन्होंने, प्राचीन बल्कि उनके लिए अपेक्षित था। तो यह हमें ध्यान रखना है कि यह इसका सही आंसर 3 है। हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है? 4 विकल्प मेरे सामने है, मैं पढ़ रहा हूं, रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, चोखे चौपदे और प्रिय प्रवास। इन चारों में से कौन सी कृति उपन्यास है यह पूछा गया और यह इसका सही विकल्प है ठेठ हिंदी का ठाठ। चलिए आगे चलता हूं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, बहुत उस स्तरीय और उत्कृष्ट प्रश्न पत्र है ये।
4 विकल्प आपको दिए गए और इन चारों विकल्प में आपको यह बताना है कि कौन सा कथन गलत है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे और वो कहा भी करते थे कि बाकी दुनिया शास्त्रों की बात करती है लेकिन मैं आंखों देखी बात करता हूं। इसका मतलब ये सही है, गलत नहीं है। आगे एक विकल्प है, कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यावहारिक धरातल प्रदान किया। जो सिद्धांतों की पोटली के अंदर जो हमारा ज्ञान बंद था उसको निकाला कबीर ने और व्यावहारिक हमारे दैनंदिन जीवन में उस ज्ञान का क्या उपयोग हो सकता है, यह तो कबीर की सबसे बड़ी विशेषता थी, इसलिए यह विकल्प सही है। और धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर ने आजन्म विरोध किया। कबीर ने हिंदू, मुस्लिम, चाहे कोई भी संस्कृति हो, उसमें चलित जितने भी आडंबर जो थे उनका सदैव विरोध किया। इसका मतलब ये तीनों तो सही है। प्रश्न में पूछा गया था कौन सा गलत है, तो गलत आंसर है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। हम जानते हैं भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। मैं विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। आपका सही आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन मैथिलीशरण गुप्त के कर्तृत्व से मेल नहीं खा रहा है? पहला है, खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। मैथिलीशरण गुप्त खड़ी बोली और हम जानते हैं महाकाव्य लिख चुके हैं, इसलिए बहुत ही उनका योगदान था। यह सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। दूसरा विकल्प है, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। ऐसे जो उपेक्षित पात्र जो थे उनको लेकर के लेखन करना और उसके ऊपर बेबाक लेखनी लिखना, यह गुप्त साहब का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। यह भी सही है। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र कवि की उपाधि उनके पास है। ये तीनों ठीक है। इसका चौथा विकल्प जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। हिंदी के विद्यार्थियों ध्यान दो, भारत भारती 3 खंडों में है, 5 खंडों में नहीं है। क्वेश्चन संख्या 14, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो ही पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा समय हो जाएगा। वैसे पहला था कि अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है जायसी, हम जानते हैं। पद्मावत जो है अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु आदि का जीवंत और मार्मिक चित्रण किया, बिल्कुल ठीक है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है। जितना भी सूफी काव्य जो लिखा गया वो साधना वाला और अध्यात्म प्रेम, लौकिक से अलौकिक भाव भूमि की तरफ जाता हुआ उनका पूरा का पूरा सूफी काव्य ऐसा ही है। और चौथा जो विकल्प है, पद्मावती की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की, ये ऑप्शन सही नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि पद्मावत की रचना परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में न होकर के ठेठ ग्रामीण अवधि में इसकी रचना हुई है। यह आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए मित्रों आगे बात करता हूं। क्वेश्चन संख्या 15, पूछा गया कि आलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प था कि तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। नहीं, 8 नहीं 12 है। आलवार भक्त जो है उनकी संख्या हिंदी में 12 मानी जाती है, इसलिए सही आंसर यही हो गया। बाकी आलवार भक्तों से संबंधित जो चीजें हैं आप उस पीडीएफ जो मैं भेज रहा हूं उसमें देख लेना कि ये चीजें थी। ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, आपको कई सारे प्रश्न यहां से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 16 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है वो सही है। अष्टचाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, बिल्कुल है। अष्टचाप जिसमें गोविंद दास, नंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और जो है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो अष्टचाप के जो कवि थे उनमें सूरदास सबसे अन्यतम स्थान था उनका। और अष्टचाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की रचना की। हम जानते हैं सूर वही के कहा को ज्ञात है, वल्लभाचार्य ने उनको ये बात कही थी। ब्रह्मद गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत गीता का दशम स्कंद है। ये तीनों ठीक है, गलत ऑप्शन बोल रहा हूं। भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, यह गलत विकल्प है।
भ्रमर गीत सूर सरावली का मार्मिक प्रसंग नहीं है, यह सूर सागर का मार्मिक प्रसंग है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर की परिचय, रचना का नाम है कबीर की परिचय। कबीर की परिचय ये जो रचना है वो किसकी है? तो अनंत दास की है। ये ध्यान रखना, ये रचना अनंत दास की है। आगे चलता हूं। रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है चित्रावली उस्मान, जानते हैं हम सभी सूफी काव्य। कनकावती जान कवि, सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाले जान कवि। हंस जवाहिर, ये भी सूफी काव्य। कासिम शाह और मधुमालती के आगे कुतुबन लिखा है। मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है। कुतुबन की रचना का नाम मृगावती है। मधुमालती के जो राइटर, जो प्रणेता, जो रचयिता, जो लेखक है वो कवि मंजन है। चलिए, इसलिए क्वेश्चन संख्या 18 का सही विकल्प 4 है। मित्रों, एक प्रश्न आया है, सगुण और निर्गुण उपासना विषय कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें पहला ही और कथन जो है वो सही नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। सगुण और निर्गुण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते थे। सगुण वाले जो लोग हैं वो तो तीर्थाटन को महत्व देते थे, लेकिन निर्गुण में तो जब माला छापा तिलक सरे ने एको काम, मन रांचे नाचे साचे राचे राम, ना में काबे ना काल कैलाश में, मोको तू कहां ढूंढे बंदे। तो वो तो तीर्थों की उपेक्षा करते थे। इसका मतलब निर्गुण जो है वो निर्गुण संत जो है वो तीर्थाटन का उनकी रुचि नहीं थी। बाकी वाले तीनों सही हैं, आप वहां पीडीएफ में देख लें, जो सही है उसका नोट्स बना लें। कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? सूरदास की जब मृत्यु हुई तब विठलनाथ ने कहा पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जा को कुछ लेना ले लियो, जिसको जो चाहिए वो ले लो। पुष्टि मार्ग का जो जहाज है, पुष्टि मार्ग हम जानते हैं वल्लभाचार्य की जो भक्ति है, और उसमें जो अष्ट सखा, जिसको हम अष्ट छाप के कवि विठलनाथ द्वारा दीक्षित और वल्लभाचार्य के 4 और विठल के 4, उनका जो समूह जो था उसमें वो जहाज की भांति वो सबसे अग्रणी थे। इसलिए सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने ये वचन कहे। आगे क्वेश्चन आया है, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं? मित्रों, महाकवि देव की कौन सी रचनाएं हैं? तो महाकवि देव की रचनाएं में विकल्प 4 इसका आंसर है। भाव विलास, अष्टयाम, काव्य रसायन, जिसको हम शब्द रसायन भी कहते हैं, तो ये विकल्प 4 ठीक है। आगे क्वेश्चन संख्या 22, कवि कुलकंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि कुलकंठाभरण कवि दुल्हा द्वारा लिखा गया है। कवि दुल्हा द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 115 अलंकारों का विवेचन किया गया है। कवि दुल्हे, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर बहुत समझने योग्य बात है कि जितने भी सूफी काव्य जो लिखे गए वो मसनवी शैली में लिखे गए, और मसनवी शैली में 5 चीजें होती हैं कि सबसे पहले ईश वंदना होती है, गुरु वंदना नहीं होती। नोट करें इसको। ईश वंदना के बाद में मुहम्मद की स्तुति की जाती है, फिर मुहम्मद के जो 4 मित्र हैं उनकी प्रशंसा की जाती है अंत में, और उसके बाद में सहाय वक्त की प्रशंसा की जाती है, और सबसे अंत में मसनवी शैली में गुरु महिमा का जो है उल्लेख किया जाता है। इस आधार पर लिखे गए जितने भी काव्य जो है उसको हम मसनवी शैली का काव्य कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से आगे कभी बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 23 का सही आंसर 1 है। 24 में पूछा है, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं, कुछ आगे ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य और शीर्षस्थ साहित्यकारों में अग्रगण्य है, और यह कथन उन्होंने प्रताप शाही के लिए कहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 25 है,
इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। मित्रों, जिंदगी और जोंक, ये जो रचना है वो अमरकांत की है। फेंस के इधर और उधर, ये जो रचना है वो ज्ञानरंजन की है। गदल के रचनाकार रांगे राघव हैं और जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव। तो इसका सही विकल्प 2 होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 25 का सही आंसर 2 है। आगे वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो प्रश्न पत्र पूरा जो है मैं आपको पीडीएफ के रूप में इसके सही उत्तर आंसर के साथ में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो वहां से आप इसको मिलान करोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। चलिए, आगे वाला प्रश्न जो है क्वेश्चन संख्या 27 है कि इन रचनाओं से संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। मैं आपको बता देता हूं कि वापसी रचना जो है उसका रचनाकार उषा प्रियमवदा है। एक चूहे की मौत बद्दी उज्जमा ने लिखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सही आंसर इसका 2 है। क्वेश्चन संख्या 27 सही आंसर 2 है। क्वेश्चन संख्या 28, इन रचनाकारों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। इसका सही आंसर क्वेश्चन संख्या 28 का 4 है। और मृदुला गर्ग जो है रचनाकार है और उसकी रचना जो है मृदुला गर्ग की, वो रचना है एक और अजनबी। शंकर शेष की रचना जो है वो एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा ने 8वां सर्ग नाम से रचना लिखी और रमेश बख्शी ने देवयानी का कहना है ये रचना लिखी। आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन संख्या 29 पढ़ रहा हूं, इसका सही आंसर 1 है, विकल्प 1 सही है। इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रस सिद्धांत नगेंद्र की लिखी हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर हैं। भाषा और समाज जो है रामविलास शर्मा की पुस्तक है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की कृति है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 30 है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प इसका 4 जो है वो सही नहीं है। तुलसीदास में निराला ने विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रतिष्ठापित किया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, क्वेश्चन संख्या 31, इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन आपको करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई है, एक तरफ रचनाकार है। इसका सही आंसर 31 का सही आंसर विकल्प संख्या 4 है। निर्मला प्रेमचंद की रचना है। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन, नाटक जारी है। लीलाधर जगूड़ी की रचना है और द्वंद्व गीत जो है वो दिनकर ने लिखा है। क्वेश्चन संख्या 32 का सही आंसर 3 है। विकल्प संख्या 3 जो है सही आंसर है। निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना था। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये यात्रावृत्त है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ये जीवनी है। और क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये रिपोर्टाज है। क्वेश्चन संख्या 33, निम्नलिखित समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला प्रभा खैतान अहल्या, ये बिल्कुल ठीक है। कात्यायनी के आगे लिखा है गलत पत्ते की चिट्ठी। गलत पत्ते की चिट्ठी जो है वो कात्यायनी की नहीं है, ये अनामिका कविता कोश अनामिका की है। इसलिए 33 का सही आंसर 2 है। अनामिका खुरदरी हथेलियां और अजंता राख का किला, ये ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही विकल्प में सही क्रम में आपको रखना है और इसका सही आंसर 3 है। पहले रेणुका, ध्यान से सुनिएगा, फिर सामधेनी, फिर रश्मि रथी और अंत में उर्वशी आती है। क्वेश्चन संख्या 35 का सही उत्तर 2 है। प्रश्न पढ़ रहा हूं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो मित्रों, पहली जो पंत की रचना है वो ग्रंथि 1920 में, फिर युगवाणी 1938 में, स्वर्ण किरण 1947 में और चिदंबरा का प्रकाशन 1959 में, जो बहुत महत्वपूर्ण कृति और ज्ञानपीठ पुरस्कार। 35
प्रश्न का सही उत्तर 2 है। क्वेश्चन संख्या 36 जो है, पूछा गया है कि किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। तो तीसरे सप्तक के जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसमें है 4 ऑप्शन आए, सर्वेश्वर, रघुवीर, सुदेश और गिरजा। तो इसमें तीसरा सप्तक जो है, ये सप्तक बहुत महत्वपूर्ण है, अज्जे के जो 4 सप्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रत्येक परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। इसमें किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया है। क्वेश्चन संख्या 37, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्जे की इन रचनाओं का जो नीचे 4 विकल्प दिए उसमें सही क्रम कौन सा है। तो उसका सही उत्तर 4 है। इत्यालम कृति है, जानते होंगे आप, इत्यालम ये अज्जे की कृति है, 1946 में आती है। हरी घास पर क्षण भर, बहुत आनंदित करने वाली कृति 1949 में, और बावरा अहरी 1954 में, और आंगन के पार द्वार ये 1961 में। ये प्रश्न सारे के सारे जो ये प्रश्न है, आप जिस विद्यार्थी के पास ये है वो मिला सकता है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो अद्यतन इतिहास पुस्तक है, इसकी पृष्ठ संख्या में आपको देने वाला हूं कि यहां से ये प्रश्न आए हैं। चलिए मित्रों, आगे प्रश्न आया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनिएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की रचनाओं का सही क्रम, और इसका विकल्प सही विकल्प 2 है। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925 में आती है, गबन 1931 में आती है, और गोदान 1936 में आती है। क्वेश्चन संख्या 39, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये सुनिए आप सभी लोग। इसका सही विकल्प तो मैं बता देता हूं। सही विकल्प है कि अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। देखो, रूढ़ शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अभिधा जो है वो साक्षात संकेतित अर्थ को प्रकट करती है, भले ही वो रूढ़ शब्द हो, यौगिक हो या योग रूढ़ हो, इसलिए यही गलत है। सही आंसर 39 का 1 है। दूसरा इसमें जो लिखा है विकल्प, वो आपको जानना चाहिए। अभिधा के बारे में बात है कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर लक्षणा शक्ति कार्य करती है। जब अभिधा शक्ति अपना काम करना बंद कर दे, हम जानते हैं अभिधा व्यंजना लक्षणा, अभिधा शब्द शक्ति जब काम करना बंद कर देती है तब लक्षणा जो है वहां से शुरू होती है। तीसरा विकल्प था व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है, और चौथा व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित होती है। और हम सभी जानते होंगे आप लोग कि व्यंजना के 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। इसलिए व्यंजना केवल अर्थ में नहीं होती, शब्द में भी होती है। चलिए आगे प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। और इसका सही आंसर है विकल्प संख्या 3, आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी, ये इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन संख्या 41 है, किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है। ये आप पीडीएफ में देख लेना। इसमें विकल्प संख्या 3 आपका आंसर होगा। इसमें लिखा है कि सठ सुधरई, सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए उदाहरण अलंकार नहीं है। जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, यह ध्यान रखिएगा। छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। चौपाई मात्रिक समछंद है, बिल्कुल हम जानते हैं। उल्लाला मात्रिक अर्ध समछंद है, यह भी हम जानते हैं, ऐसा ही होता है। और द्रुत विलंबित जो है वर्णिक समवृत्त छंद है। द्रुत विलंबित महन भव भरऊ, 12 वर्ण होते हैं, वर्णिक समवृत्त है। इसका 42 का सही आंसर है 2। और उसमें लिखा है कि दोहे के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती है। नहीं, दोहे का जो विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं होती है, मानी पहले और तीसरे चरण, दोहा छंद के पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि जो सम चरण है उसमें 11 मात्राएं होती है। हरिगीति का छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मैं 4 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। देखिए, हरिगीति का मात्रिक समछंद है, पहली बात ठीक है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 26 गीतिका में होती है, 2 इसमें जुड़ जाती है, 28 हो जाती है, 16 और 12 पर यति होती है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। गलत पूछा है
चौथा आंसर सही है इसका। अंत में गुरु लघु होता है, इसका उल्टा कर लो। हरि गीतिका के अंत में लघु गुरु का क्रम होना चाहिए। गुरु अंत में गुरु वर्ण मानी बड़ा वर्ण, जिसको हम द्विमात्रिक कहते हैं, वह आना आवश्यक है। क्वेश्चन संख्या 44 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैं 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूं, गलत छांटना है। विभावना विरोध मूलक अर्थालंकार है, बिल्कुल नोट करें, ऐसा ही है। उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं, क्योंकि उपमान जो है वो हमारे सम्मुख नहीं होता, कहीं और होता है, इसलिए अप्रस्तुत है। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसका सही आंसर जो कि गलत स्टेटमेंट है वो 4 है। दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन के द्वारा किया जाता है, नहीं, ऐसा अर्थांतर न्यास में होता है। क्वेश्चन संख्या 45 का सही आंसर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है, ऐसा नहीं है। रस के बारे में या काव्य शास्त्र के बारे में यदि आपको प्रामाणिक रूप से अध्ययन करना है तो महिला पाठशाला में काव्य शास्त्र की संपूर्ण कक्षाएं डॉक्टर विमलेश शर्मा द्वारा वहां पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं इस कक्षा को, वहां पर जाकर के उनको देख सकते हैं। बहुत ही जो है अद्वितीय अध्यापन है, प्रामाणिक अध्ययन आपको वहां पर मिलेगा, आप वहां पर देख सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन संख्या 46 का सही आंसर विकल्प 1 है। प्रलय सात्विक से तात्पर्य है शरीर का कंपायमान होना, नहीं, प्रलय का अर्थ तो सब कुछ समाप्त हो जाना है। वेपथु का अर्थ जो है वो होता है ये तो। दूसरा व्रीड़ा संचारी, व्रीड़ा लज्जा को कहते हैं, ध्यान रखना, ये व्रीड़ा लज्जा को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा विभत्स। हास्य रस का मित्र रस श्रृंगार है, किसी काव्य का महाकाव्यत्व का निर्धारण का, ये 2 ही रस महत्वपूर्ण होते हैं, इसके साथ में करुण और होता है। काव्य गुण के विषय में गलत कथन है, गलत चुनना है। पहला कथन बोल रहा हूं, आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण धर्म है, बिल्कुल ठीक कथन है। दूसरा स्टेटमेंट, जिसमें स्वच्छता, सरलता, सहजग्रहता हो प्रसाद गुण कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, प्रसाद गुण की यही परिभाषा है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है, यह भी ठीक है। इसका जो आपका सही आंसर होगा, आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी है, नहीं 8 नहीं मानी, उन्होंने 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार माने, 8 नहीं माने हैं, यह ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन संख्या 48, यह भी काव्य शास्त्र का प्रश्न है, पूछा गया काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतय। ये परिभाषा किसकी है काव्य की, काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त कथन किसका है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में ये परिभाषा लिखी है। काव्य यश के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, धन के लिए होता है, इस प्रकार से आगे बात करेंगे। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट है, सही नहीं है चुनना है। पहले तो इसका आंसर बता देता हूं, 4 नंबर है। क्वेश्चन संख्या 49 का सही विकल्प 4 है। मित्रों, आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, बिल्कुल मानी है, ध्यान रखना। भरत मुनि की दृष्टि में रसों की संख्या 8 ही थी। नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 होती है, यह भी हम जानते हैं। और आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख किया, यह भी बिल्कुल ठीक है। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य करके और फिर उस प्रकार से जो सात्विक भाव जो थे उनके फिर 8 भेद कर दिए थे, ये बात ठीक है। करुण रस का उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं है, गलत है। नाट्यशास्त्र में करुण रस तो है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो सही आंसर 4 है। क्वेश्चन संख्या 50, यह भी काव्य शास्त्र से था। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है। यह पंडित जगन्नाथ राज जो है साहित्य दर्पण में ऐसी परिभाषा लिखते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वह शब्द ही काव्य है, ऐसी परिभाषा वो लिखते हैं। भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषय सूत्र के प्रथम वाक्य था, कौन है, तो भट्ट लोलट। सही आंसर 3। क्वेश्चन संख्या 51। मित्रों क्वेश्चन संख्या 52 पढ़ रहा हूं। इनमें वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है। तो वक्रोक्ति में एक कथन इन्होंने ये दिया है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद 8 माने, नहीं 6 भेद माने। वर्ण विन्यास वक्रोक्ति, पूर्व जो है पद पूर्वार्ध वक्रोक्ति, पद परार्ध वक्रोक्ति, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये 6 भेद थे। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है।
आपको सही नहीं है चुनना है, पहला ही सही नहीं है। कहते हैं कि साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है, नहीं, साधारणीकरण भट्ट नायक की देन है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप 3 विकल्प जो है उस पीडीएफ में देख लें और आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इसमें ध्वनि विषयक गलत कथन है। आचार्य आनंद वर्धन जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करी, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानी और उन्होंने ध्वन्यालोक नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने ये माना है, मैं 4 गलत चुनना है आपको। पहला है कि काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है, काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वन्यालोक में ही मिलता है ध्वनि शब्द का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा विकल्प है कि ध्वनि सिद्धांत वैयाकरणों के स्फोटवाद, वैयाकरण जिसको स्फोट कहते हैं, आचार्य आनंद वर्धन या ध्वनि सिद्धांत मानने वाले इसको ध्वनि कहते हैं, इसलिए स्फोटवाद पर आधारित है। विद्वान उस काव्य को ध्वनि कहते हैं जिसमें कथित शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराते हैं, वह जो है ये भी सही है। चौथा विकल्प था आचार्यों ने ध्वनि के काव्य के 2 भेद माने और इसमें लिखा है लक्षणमूला और व्यंजनामूला। मित्रों, ध्वनि के व्यंजनामूला भेद नहीं है, लक्षणामूला और अभिधामूला, ये 2 भेद काव्यों ने आचार्यों ने किए हैं। चलो, तो सही आंसर 54 का 4 है। क्वेश्चन संख्या 55 है, लॉन्जाइनस के उद्दात तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तो गलत बता देता हूं। अलंकार योजना को उद्दात तत्व का विरोधी माना गया है, ऐसा नहीं है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि काव्य में या जो काव्य का जो उद्दात तत्व है उसमें समुचित अलंकारों का समावेश होना चाहिए, इसलिए आपका सही विकल्प जो है वो 3 होगा। बाकी आप देख ले, वो लॉन्जाइनस का जो उद्दात तत्व है उसकी विशेषता इसके अंदर है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है। ये भी मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 3 सही है वो नहीं बता रहा हूं, चौथा सही नहीं है वो बता देता हूं। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले है और श्रम का उसके बाद में। आपका सही विकल्प 56 का 4 होना चाहिए क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। मार्क्सवाद ने कभी नहीं कहा कि कला का पहला स्थान है। मार्क्सवाद की दृष्टि में, जिसको हम भौतिक द्वंद्ववाद, सर्वहारा वर्ग की जो परिकल्पना की जो बात आती है, तो वहां पर श्रम और श्रमिक के हितों पर आधारित है ये सिद्धांत। तो कला वहां पर प्रथम नहीं है, मार्क्सवाद में श्रम प्रथम है और श्रम के बाद श्रमिक प्रधान है। क्वेश्चन संख्या 57, ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वही पढ़ रहा हूं। अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, भावना में और कल्पना में अनुकरण को नहीं। शुद्ध प्रतिकृति, एकदम शुद्ध प्रतिकृति कोई हो ही नहीं सकती, यही आपका आंसर होगा 57 का 2 नंबर। 58 क्वेश्चन संख्या जो है वो देखिएगा, यहां से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शुरू हो जाता है। मैं आपको पढ़ रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप कौन सा है? मनोविज्ञान का है। स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? इसमें उस जो है सही विकल्प जो है वो 2 है, एडोलसेंस, ये जो है सही आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया 61, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वाटसन जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। क्वेश्चन संख्या 63, कुछ क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, 1 2 4 प्रश्न पूरे प्रश्न पत्र में, क्योंकि उनकी भाषा और कई संदेह है, इसलिए पूरे प्रश्न पत्र में आपको 5 प्रश्न 6 प्रश्न जो है वो इस तरह से मिलेंगे। उसके बारे में मैं वहां पर स्पष्टीकरण देने वाला हूं, इस कक्षा में नहीं। मित्रों, क्वेश्चन आया कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं नहीं है, तो इसका सही आंसर है सामंजस्य की योग्यता का अभाव। 64 है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी जाती है 7 से 11 वर्ष तक। आगे चलिएगा, क्वेश्चन संख्या 66 है, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान का वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बहुत सरल सा प्रश्न था, छात्रों की आगमन तर्क शक्ति विकसित करना। क्वेश्चन संख्या जो है आगे देखिएगा 69, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है और इसका सही उत्तर है 4। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती, संप्रेषण तो होती गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन संख्या 70 है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है, तो इसका सही आंसर 2 है, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम।
71 क्वेश्चन में पूछा गया, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? तो ये सूक्ष्म अध्ययन में सहायक नहीं है, पूरक पुस्तकों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 72, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? और इसका सही आंसर है 3, संरचना। आगे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से प्रश्न आता है, से संबंधित नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन से जो संबंधित नहीं है वही विकल्प मैं पढ़ रहा हूं, बहुत समय हो जाएगा नहीं तो। इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं, यह सही नहीं है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है? और ऐसा जो वक्र है उसको कहते हैं हम उन्नतोदर वक्र। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं। 4 विकल्प थे, शिक्षक, एक छात्र, एक शिक्षक व छात्र दोनों, लेकिन इसका सही आंसर विकल्प 2 है। शिक्षण विधियां और पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षण के हस्तक्षेप चर हैं। क्वेश्चन संख्या 80 पूछा गया, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है? और वो था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? जर्मन भाषा से संबंधित है, सही विकल्प है 1। क्वेश्चन संख्या 82 का सही विकल्प 4 है। प्रश्न आया कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? वापस बोल रहा हूं, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? तो ये परीक्षण जो है विशिष्ट और क्रियात्मक, जो दोनों प्रकार की बुद्धियां हैं उनका मापन करता है। विशिष्ट क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का मापन करता है। क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है वही बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन इसका सही आंसर है 4, 84 का 4 है। शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है, इसलिए सही उत्तर यही है। मित्रों आगे प्रश्न पूछा गया 86, सही आंसर 1 है इसका। रॉबर्ट गेन द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर कौन आता है? तो विभेद अधिगम आता है 5वें स्थान पर। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जन कौन है? इसका सही विकल्प क्वेश्चन संख्या 87, सही विकल्प है मैकडूगल। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। और आगे के जो प्रश्न है, एक प्रश्न है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो अर्धशासकीय पत्र द्वारा यह सूचना भेजी जाएगी। इसमें 88 प्रश्न अभी तक हमने किए। आगे के व्याख्यान में आप लोग सुनेंगे व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आए उनकी हम बात करेंगे, साथ ही कुछ साहित्य के और प्रश्न हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।